कल जाने माने पत्रकार और लेखक आशुतोष भारद्वाज के ट्विटर हैंडल से मुझे पता चला कि गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, दक्षिण एशिया की ये पहली किताब है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हिंदी में, और हिंदी किताब के अनुवाद को उन्हीं गीतांजलि श्री की उसी किताब पर किन्हीं व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक है, और इस तरह से एक महत्वपूर्ण किताब हिंदी की विवादास्पद किताब की श्रेणी में धीरे धीरे धक्का देकर पहुंचाई जा रही है। कल का ये समाचार है और आज प्रेमचंद जयंती है। 31 जुलाई हिंदी के महान लेखक, कथाकार, संपादक प्रेमचंद की जयंती। मैं समझता हूं कि भारत में गांधी जी के बाद प्रेमचंद ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते थे वही करते थे, और उनका करना कैसा था कि हिंदुस्तान का अंतिम आदमी ये महसूस कर सके कि यह उसका देश है। प्रेमचंद ने साहित्य में यही किया, जो कहते थे वही उन्होंने किया। प्रेमचंद क्या कहते थे कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। ये करके दिखाया प्रेमचंद ने अपने पूरे लेखन में। प्रेमचंद का साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल ही है। राजनीति क्या है, उसके बारे में राजनीति के विशेषज्ञ बहुत सारी बातें बता सकते हैं। सामान्य तौर पर तो हम इतना ही जानते हैं, राज करने की नीति राजनीति है, और इस तरह वो अपने आप में कोई नीति नहीं है। जिस तरह से राज किया जा सके, जिस तरह से सत्ता हासिल की जा सके, वही राजनीति है। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि मैं खाने में स्त्री जो शराब पिलाती है, वो ये भली भांति जानती है कि इस शराब से समाज में भलाई नहीं फैलनी है, लेकिन वो शराब क्यों पिलाती है, किस लिए पिलाती है, ये भी समाज की एक दुखती रग है। और यह केवल ग्लानि और सवाल खड़े करती है ये स्थिति। राजनीति भी उसी तरह से भली भांति जानती है कि अगर उसे बेहतर करने वाले राजपुरुष या राज स्त्री लगातार नहीं आते जाएंगे तो राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि उसमें लगातार अगर बेहतरी न होती रहे, यानी राजनीति को ही बेहतर न किया जाता रहे, तो राजनीति से लोक कल्याणकारी राज्य, केवल राजनीति से लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बनाया जा सकता। प्रेमचंद ये चीज जानते थे और उन्होंने इसीलिए इस बात को समझा, क्योंकि वो राजनीति को भी समझते थे और समाज को भी समझते थे, तो उनके पात्र, उनकी कहानियां, उनके निबंध, संपादन का उनका काम, अनुवाद का उनका काम, प्रेमचंद का पूरा काम समाज से ऐसे लोग ऊपर ले आने का काम है जो अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति को बेहतर करेंगे, क्योंकि राजनीति लगातार बेहतर की जाकर ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रेमचंद की कहानी आज के दिन याद आती है पंच परमेश्वर। मेरे ख्याल से न्याय क्या है, न्याय कैसा होना चाहिए, हिंदी में इससे अच्छी कहानी आज तक नहीं लिखी गई है। इस कहानी का जो मर्म है, इस कहानी की जो प्रस्तुति है, और इस कहानी का हमारे दिल में जो असर है, वो बिल्कुल जातक कथाओं की तरह है, लोक कथाओं की तरह है, और अपने किसी बहुत प्रिय, वरिष्ठ, श्रेष्ठ
व्यक्ति की सुनाई गई बात की तरह है, जिसके बारे में हम ये कहते आए हैं कि इसको गांठ बांध लेना। इसी तरह पंच परमेश्वर कहानी गांठ बांध लेने वाली कहानी है। एक एक वाक्य और एक एक स्थिति उस कहानी की गांठ बांध लेने वाली बात है। खाला जब परेशान होकर जुम्मन के खिलाफ पंचायत बुलाती है, तो वो पंचायत शुरू होने के ठीक पहले भी ये कहती है कि जुम्मन क्यों बेकस बेवा की आह लेता है, क्यों बेकस बेवा की आह लेता है। यानी ये कहानी एक आम स्त्री के करुणा और उसकी न्याय की आकांक्षा की प्रवृत्ति पर उस जगह उंगली रखती है जहां वो ये जानती है कि न्याय भी कठोर हो सकता है, और वो इतना कठोर हो सकता है कि न्याय मांगने वाला जिसके लिए न्याय किया गया है उसको देखकर वो दुखी भी हो सकता है। न्याय अपने आप में एक कठोर कदम है, ये स्त्री जानती है। न्याय चाहिए उसको, लेकिन उसके पहले वो जुम्मन को एक अवसर भी देना चाहती है और सिर्फ यही कहती है कि जुम्मन एक बेकस बेवा की क्यों आह लेता है, जो करार हुआ था, जो बात हुई थी, उसको पूरी क्यों नहीं करता है। इस तरह से ये कहानी अलग अलग इसके संदर्भ हैं, और वो तो बहुत मशहूर प्रसंग है ही, जो पूरे हिंदी जगत में हमेशा छाया रहता है। और उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पूरे संदर्भ सहित सुनाना भी चाहता हूँ। मेरे पास किताब है और उस कहानी का वो अंश मैंने यहाँ खोल के रखा है, और फिर इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि क्या होता है। यानी केवल एक वाक्य की क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, बात उससे भी गहरी है, क्योंकि ये बात जब आती है उसके आगे पीछे क्या हो चुका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तीसरा खंड है उसी कहानी का और कुछ लाइनें हैं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस पास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्याय प्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपद तो सबके आगे रो आई, अब आगे आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके
हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो ये कहानी पंच परमेश्वर जो आज के भारत से चीख चीख कर कहती है, रो रो कर कहती है, कान में कहती है, रोक कर कहती है और हर तरीके से कहना चाहती है कि अब वक्त आ गया है देश में जब पंचों को ये सोचना होगा कि उन्हें किस तरह का न्याय करना है, किस तरह से उन्हें समाज में बिगाड़ की परवाह किए बिना, दोस्तियों की परवाह किए बिना, मुनाफे की परवाह किए बिना उन लोगों को न्याय दिलाना है जो वास्तव में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर वे लोग जो निर्दोष हैं फिर भी उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से पंच परमेश्वर कहानी का ये दौर है भारत में। और प्रेमचंद के बारे में हरिशंकर परसाई ने बहुत अच्छा लिखा है और जिस तरह की व्यंग्य शक्ति हरिशंकर परसाई में है उसके दर्शन हमें प्रेमचंद में हो ही जाते हैं। वो इसी छोटे से अंश में कहते हैं कि अगर पोपला मुंह हो, सन के से बाल हो, झुकी हुई कमर हो तो किसको हंसी नहीं आएगी। और ये हंसी जब आएगी तो संवेदनशील आदमी के तो आंसू आ जाएंगे अगर वो लोगों को हंसता हुआ देखेगा। तो यही व्यंग्य तो हरिशंकर परसाई के पास भी है। तो हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के बारे में कह ही चुके हैं कि वो हमारे साहित्यिक पुरखे हैं। प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं। आज उनकी जयंती है, पंच परमेश्वर का समय है। हम उम्मीद करते हैं कि पंचायत होगी और न्याय होगा। आने वाला कल बेहतर होगा। धन्यवाद।